वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 सबसे दबंग नेता। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, शिवपाल सिंह यादव। और पहले ये सवाल, अगर आपका बड़ा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर नेता हो, आपका भतीजा मुख्यमंत्री हो और फिर भी आपको कोने में बिठा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग चुप बैठ जाते। शिवपाल सिंह यादव नहीं बैठे। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, समाजवादी पार्टी के असली जमीनी खंभे, वह शख्स जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की जड़ें फैलाई। और जब 2017 में अखिलेश ने उन्हें किनारे कर दिया तो शिवपाल ने 2018 में अपनी अलग पार्टी बना ली और उसका नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट, यह सीट शिवपाल का किला है। 1996 से लेकर आज तक वह वहां से लगातार जीतते ही आ रहे हैं। खुद के भाई से लड़े, भतीजे से भी लड़े, अलग पार्टी बनाई, वापस भी आए, लेकिन जसवंत नगर वहां उनकी पकड़ नहीं टूटी। जो टूटा नहीं वही असली दबंग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन शिवपाल उस भेदी से भी बड़े निकले जो लंका जलने के बाद भी मैदान में खड़ा रहा। लेकिन शिवपाल तो नंबर 10 पर है। नंबर 9 पर एक ऐसा नेता है जिसकी दबंगियाई आवाज़ में नहीं बल्कि उसके फैसलों में है, जिसने कभी शोर नहीं मचाया लेकिन जब बोला तो पूरा देश सुन लेता था और उसकी एक घोषणा ने सीमा पार के दुश्मनों को पसीने छुड़ा दिए। नंबर 9 पर है राजनाथ सिंह। एक सवाल, क्या दबंग नेता वही होता है जो सबसे ऊंचा चिल्लाए? जवाब है नहीं। राजनाथ सिंह चंदौली चले, उत्तर प्रदेश, एक साधारण परिवार, पहले बहुत की पढ़ाई फिर पढ़ाया भी, एक स्कूल का शिक्षक जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, फिर देश का गृह मंत्री बना और आज रक्षा मंत्री है। 2016 में उरी हमले के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसकी घोषणा राजनाथ सिंह ने की। कोई नाटक नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, बस इतना, भारत ने जवाब दिया। और यही उनकी दबंगियाई है, शांत लेकिन पत्थर जैसी। अब यह जानकर चौंकिए, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रहे, 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2014 तक। और दोनों बार पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक बार विपक्ष में थे, एक बार सत्ता की दहलीज पर। दोनों बार राजनाथ की पकड़ मजबूत रही। जो गरजते नहीं वही सबसे ज़्यादा बरसते हैं। लेकिन नंबर 8 पर एक ऐसा नेता है जो बिल्कुल इसके उलट था, जिसने 29 साल की उम्र में एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया गया और जेल से निकलने के बाद वह और भी तेज हो गया। उसकी पूरी कहानी सुनिए। नंबर 8, वरुण गांधी, 29 साल, पीलीभीत, और एक भाषण जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने जो कहा वह इतना विवादित था कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल गए और उसी पीलीभीत से जीतकर संसद पहुंचे। सोचिए, गिरफ्तार होकर भी चुनाव जीतना, यह दबंगियाई नहीं है तो क्या है? वरुण गांधी जो कि राजीव गांधी के बेटे, प्रियंका गांधी के सगे भाई, भारतीय जनता पार्टी में यह विरोधाभास उनकी पहचान है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वरुण गांधी कविताएं भी लिखते हैं। उनकी कविताओं की किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। एक दबंग राजनेता जो शायरी भी करे, यह उत्तर प्रदेश ही दे सकता है। लेकिन असली दबंगियाई 2021 में दिखी। किसान आंदोलन चल रहा था। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उस पर वरुण ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बात की। जिस थाली में खाते थे उसी को सवाल किया। यही तो असली निडरता है। शमशीर अपनों पर उठाना मुश्किल होता है, लेकिन जब उठती है तो इतिहास याद रखता है। अब नंबर 7 पर एक ऐसे नेता की बात होने वाली है जो प्रधानमंत्री बने लेकिन संसद का एक भी सत्र नहीं चला पाए, वो भी एक भी दिन नहीं। और इसमें उनकी दबंगियाई थी या कमजोरी, जवाब आपको चौंका देगा। थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 7, चौधरी चरण सिंह, भारत के इतिहास के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने संसद का एक भी सत्र नहीं चलाया, पर यह उनकी कमजोरी नहीं थी, यह उनकी असली दबंगियाई थी। चौधरी चरण सिंह मेरठ के पास हापुड़ के एक छोटे से गांव में जन्मे। किसान परिवार। 1979 में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब कांग्रेस ने शर्त रखी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जांच बंद करो तो चरण सिंह ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। कुर्सी गई लेकिन उसूल नहीं गए। और यह बात भी जान लीजिए जो इतिहास की किताबों में ठीक से नहीं लिखी जाती। चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करवाया। लाखों किसानों को पहली बार जमीन का मालिकाना हक मिला। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का शायद सबसे बड़ा जमीनी बदलाव था और यह एक किसान के बेटे ने किया। 2024 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिला। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जो झुक गया वो टूट गया। यह चरण सिंह की पूरी राजनीति का सार है। नंबर 6 पर एक और प्रधानमंत्री जिसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी आंच आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महसूस होती है, और उस फैसले के बाद उन्होंने जो कहा वह आगे बताऊंगा। नंबर 6, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कभी कभी एक फैसला इतिहास बदल देता है। 1990 बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इलाहाबाद से निकले, कांग्रेस में रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे।
लेकिन जब बोफोर्स घोटाले की जांच की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1989 में प्रधानमंत्री बने और 1990 में मंडल आयोग लागू किया। पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण। जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली की सड़कों पर आग लग गई, लोग सड़कों पर आत्मदाह करने लगे, सरकार गिरने का खतरा था, चारों तरफ से दबाव था और बीपी सेन डटे रहे। अब यह बात सुनिए जो इस पूरी कहानी को और बड़ा बना देती है। मंडल आयोग की सिफारिशें 1980 में आई थीं। पूरे 10 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री इसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बीपी सेन ने किया, जानते हुए कि इससे उनकी सरकार गिर जाएगी, और गिरी भी। सच बोलने की हिम्मत हो तो कुर्सी की परवाह क्या। यही थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन नंबर 5 पर एक ऐसा नेता आता है जिसके नाम पर 93 मुकदमे दर्ज हैं, 97 नहीं 93, और 27 महीने जेल काटने के बाद भी उसकी जुबान पर ताला नहीं लगा। उसकी कहानी अभी शुरू होती है। नंबर 5, आजम खान। 93 मुकदमे। किसी आम इंसान की ज़िंदगी एक मुकदमे में ही खत्म हो जाती है। आजम खान के 93 हैं और वह अभी भी मैदान में हैं। रामपुर के इस नेता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह कहा जो और कोई कहने की जुर्रत नहीं करता था। मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ या जिला अधिकारी, आजम खान किसी के आगे नहीं झुके। उनकी जुबान रुकी नहीं, उनकी बात कभी मुड़ी नहीं। 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 27 महीने जेल में रहे। उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल जाना पड़ा। और यह जानकर हैरानी होगी, आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनवाया था, हजारों एकड़ जमीन पर। यह विश्वविद्यालय आज भी वहां खड़ा है, लेकिन उसकी जमीन और उसका भविष्य दोनों अदालती पचड़ों में उलझे हैं। दबे तो नहीं, बिखरे जरूर। यही आजम खान की कहानी है। दबंग वह नहीं जो कभी ना गिरे, दबंग वह है जो गिरने के बाद भी उठकर उसी तरह बोले। अब नंबर 4 पर एक ऐसा नेता है जिसने सुप्रीम न्यायालय को हलफनामा दिया था। एक वादा, और उस वादे के टूटने के बाद जो हुआ वह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बन गया। और उसके बाद उस नेता ने जो कहा वह आप अभी सुनेंगे। नंबर 4, कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 वह तारीख जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने खुद वचन लिया था और उसी दिन बाबरी मस्जिद ढह गई। कल्याण सिंह ने शाम को इस्तीफा दे दिया। न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए गए और माफ़ी एक शब्द भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा मुझे गर्व है। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव अतरौली से निकले कल्याण सिंह। लोध जाति से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वह आधार दिया जिस पर आज की राजनीति खड़ी है। और एक और बात जो शायद आपको ना पता हो, 2020 में जब बाबरी विध्वंस मामले में विशेष अदालत ने फैसला सुनाया तो कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए सबूतों के अभाव में। वह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। 2021 में उनका निधन हो गया। जो सच मानते हो उसे कहने से पीठ मत दिखाओ, चाहे कुर्सी जाए। यही कल्याण सिंह थे। और अब नंबर 3, एक ऐसी नेता जो सरकारी पैसों से अपनी मूर्तियां लगवाने के लिए जानी जाती है, जिन पर आरोप भी लगे और सवाल भी उठे, लेकिन जिसने एक ऐसा इतिहास रचा जो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। और वह इतिहास क्या था यह जानना जरूरी है। नंबर 3 पर है दोस्तों मायावती। एक सवाल, एक दलित महिला उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति और लिंग दोनों दीवारें हों, वहां 4 बार मुख्यमंत्री बनना, क्या यह पॉसिबल था? अगर वह मायावती ना होती तो नहीं। जन्म दिल्ली में, बचपन में गरीबी, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाया, IAS की तैयारी कर रही थी और तब कांशीराम ने उन्हें देखा, पहचाना और राजनीति में लाए। यह जानना भी जरूरी है कि कम लोग जानते हैं कांशीराम ने अपने जीवन काल में ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 2006 में कांशीराम का निधन हो गया। उससे 1 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि बहुजन समाज पार्टी की बागडोर मायावती जी के हाथ में है। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, अकेले, बिना किसी के सहारे के। उन्होंने सरकारी पैसों से मूर्तियां लगवाई। यह विवादित रहा, लेकिन उनका जवाब यह था, जब सवर्ण नेताओं की मूर्तियां सरकारी खाते पर लग सकती हैं तो एक दलित नेता की क्यों नहीं? यह सवाल आज भी जवाब मांगता है। 2012 के बाद से उनकी राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हुई है, यह सच है, लेकिन जो इतिहास उन्होंने बनाया उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो खुद से लड़ा वही दुनिया से जीता। अब नंबर 2, एक ऐसा नेता जो पहलवान था, जिसने 1990 में एक ऐसा आदेश दिया जो आज भी इतिहास में कांपता है, जिसने 1999 में एक ऐसी बात कही जो उस दौर में सबसे ज़्यादा साहस मांगती थी और जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। नंबर 2 पर हैं दोस्तों मुलायम सिंह यादव, एक पहलवान जो कुश्ती के अखाड़े से निकला और राजनीति के अखाड़े में उतर गया। इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और 1 बार देश का रक्षा मंत्री तक पहुंचा। 1990 में जब अयोध्या में लाखों कार सेवक जमा हुए थे तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह मोड़ था
जिसके बाद सब कुछ बदल गया। एक तरफ हिंदू नाराज हुए, दूसरी तरफ मुसलमानों का भरोसा उनके साथ आ गया। उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। कुर्सी गाई लेकिन बैठेगी नहीं। और यह वाली बात तो बहुत कम लोग जानते हैं। 1999 में जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगी थी तो मुलायम ने खुलकर उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, विदेशी मूल की व्यक्ति इस देश की पीएम नहीं बन सकती। यह बात उस दौर में कहना बहुत हिम्मत वाली बात थी। कांग्रेस के खिलाफ सीधे जाना, जिनके समर्थन की कभी कभी जरूरत भी पड़ती थी। कुश्ती में जो गिर जाए वो हार जाए, राजनीति में जो गिर कर उठे वो नेता कहलाए। मुलायम सिंह यादव 2022 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी दबंगियाई की कहानी उत्तर प्रदेश की माटी में आज भी जिंदा है। और अब नंबर 1 बैनाम जो इस पूरी सूची का ताज है, एक ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश का है भी नहीं, जो 22 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था, जो 26 साल की उम्र में सांसद बन गया था, जिसके एक आदेश पर माफियाओं के अड्डे धूल में मिल जाते हैं, जिसने वह कर दिखाया जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ। इनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे पहाड़ का एक साधारण सा लड़का। विज्ञान में इन्होंने ग्रेजुएशन की। 22 साल की उम्र में गोरखनाथ मठ आए और फिर लौटकर कभी नहीं गए। 26 साल की उम्र में गोरखपुर के लोकसभा सांसद बने। सोचे 26 साल, जब ज़्यादातर लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, उस उम्र में संसद पहुंचना। और फिर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 लगातार 5 बार गोरखपुर उनका किला था और है भी, और शायद रहेगा भी। अब वह बात बताते हैं जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। यह संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतना ताकतवर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी उस इलाके में उनके बिना कुछ नहीं कर सकती थी। यही वह ताकत थी जिसने 2017 में उन्हें बिना विधायक बने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 2017 में सत्ता संभालते ही माहौल बदलने लगा। माफिया जो दशकों से राजनीति और अपराध की दीवार तोड़कर बैठे थे, उनके साम्राज्य एक एक करके ढहने लगे। अतीक अहमद का नाम जानते हैं, मुख्तार अंसारी को पहचानते हैं। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में वह राज किया जिसे देखकर पुलिस भी कांपती थी। और इन दोनों का अंत योगी सरकार में हुआ। बुलडोजर एक मशीन नहीं, एक संदेश बन गया। जो जमीन पर अन्याय की नींव रखे, बुलडोजर उसी नींव को उखाड़ता है। 2022 में फिर से चुनाव आए और योगी आदित्यनाथ ने फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से लौटा हो। बोलते कम है और कहते ज़्यादा हैं। तो यह थे उत्तर प्रदेश के 10 सबसे दबंग नेता। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, कमेंट में बताएं।